ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या स्टडी करेंगे। अच्छा, वीडियो लेक्चर 11 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने वीडियो लेक्चर 10 में क्या स्टडी किया था। अगर 10 की हम बात करें तो 10 में हमने चतुर टर्मिनल जालक ठीक है, चतुर टर्मिनल जालक के जेड प्राचल को डिस्कस किया था और कुछ वैल्यू निकल आई थी और कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया था, है ना। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर 11 को जहाँ तक मुझे पता है कि हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। आपके पास दो इक्वेशन आ गए थे, V1 बराबर Z11 I1 Z12 और ये I2। ओके, और दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, V2 बराबर Z21 I1 Z22 और ये I2। समीकरण 5 और ये समीकरण 6 थे और हमने ये लिखवा दिया था, ये हेडिंग डलवा दी थी कि समीकरण 5 और 6 की सहायता से ये जो जेड प्राचल है इनके मान निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी के आगे आपको लिखना है ना, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। अब देखिए समीकरण में 5 का यूज करेंगे हम। तो समीकरण 5 से अगर हमें Z11 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, Z11 का, तो ये वाला स्टेप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस वाले स्टेप में ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको हम 0 करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या लैंग्वेज यूज होती है वो देखिए जरा। ठीक है, समीकरण 5 से पहले इस 6 को हटा के पहले 5 ही लिख दो, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद फिर हम यूज़ कर लेंगे समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से देखिए क्या होगा, Z11 बराबर क्या बोलते हैं इसको, ZI भी बोलते हैं, डिस्कस हम कर चुके हैं पहले से। एक हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, क्या थी शॉर्ट ट्रिक, एयरफो शॉर्ट पे लिखिए, स्मॉल पे लिख दीजिए IRFO, एयरफो, है ना। आई सबसे पहले R F और ये फिर O आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया था। तो इसी के आधार पर लास्ट इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस भी कर लिया था। तो अब देखिए Z11 की वैल्यू हमने Z11 को हम क्या बोल सकते हैं, ZI बोल सकते हैं, बराबर इस स्टेप को हमने 0 किया है। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, कितनी आ जाएगी, V1 बटे I1। ये स्टेप 0 कैसे किया, बात इस बात की है, वो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट पर। कैसे लिखेंगे, पोर्ट I2 0 करना है। अगर आप चित्र देखोगे तो डायग्राम में आपको इस प्रकार से ये बना रहता है 1, ठीक है, और ये 2। ये कौन सा होता है, निवेशी, और ये होता है निर्गत। ये तो होता है ना, ये निवेशी पोर्ट होता है और ये कौन सा होता है, निर्गत पोर्ट। ये निवेशी, ये पहला पोर्ट इसको बोल दीजिए, या दूसरा पोर्ट ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो पोर्ट 2 को खुला रखने पर, पोर्ट 2 खुला होने पर या पोर्ट 2 को खुला रखने पर I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। इस कंडीशन पर अगर जो चतुर टर्मिनल जालक है उसका पोर्ट 2 खुला हुआ है, पोर्ट 2 कैसा है, खुला हुआ है, तो उसकी जो इधर से जो धारा बह रही है, ये धारा इधर कौन सी होती है, I1, और इधर कौन सी होती है, I2। तो पोर्ट 2 खुला का मतलब है, देखो पोर्ट जब तार हम जोड़ते हैं तभी तो एक तार से दूसरे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर पोर्ट 2 खुला रहेगा यानी कि हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। और पोर्ट 2 में कौन सी धारा बह रही है, I2। जब पोर्ट 2 खुला होगा, अलग अलग होगा, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी।
और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो I2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है कि पोर्ट 2 को खुला रखने पर तब आप I2 बराबर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यानी कि इस कंडीशन में हम Z11 या Zi का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए Z12 को देखो क्या करेंगे। Z12 हमारा क्या ये होता है, Z12 क्या लिख सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में कि इसको हमने क्या बताया आपको, ZF बताया। ZF नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको बोलते हैं Z, यही क्रम रहता है। कौन सा क्रम हमने बताया, IRFO, इरफो। ठीक है, तो इरफो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ZR। और इसको हम बोलते हैं उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। ये Z12 और इसको हमने वहाँ पर क्या बोला है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में इसको बोला है हमने अग्रंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। और ये क्या हो गया, और इसको हमने वहाँ पर बोला है उत्क्रमंतरित, जबकि ये क्या होती है, अग्रंतरित, ठीक। और ये क्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Z12 क्या है, ZR, और इसको बोलते हैं उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। एक करेक्ट कर लेना। और ऐसे ही एक और हो गई आपकी Z21 है, इसको बोलते हैं ZF, इसको बोलते हैं ZF यानी अग्र अंतरित प्रतिबाधा। ये शायद चेंज हो गए तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे ना, ZF अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। ये बाकी ZI निवेशी प्रतिबाधा होती है, क्लियर है। अब इसके बाद ZO और आएगा, वो भी क्या होगा, निवेशी, वो निर्गत प्रतिबाधा होगी, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। अच्छा, Z12 का मान ये है, समीकरण 5 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको हटा दे रहा हूँ, दोबारा लिखूंगा। जब इसकी वैल्यू Z2 को बनेगी समीकरण 6 में तो आएगी ना, तो जब इसको समीकरण 6 को लिखेंगे, अभी समीकरण 5 में चल रहा है, तब हम इसको वहाँ पे लिख देंगे। फिलहाल हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए Z12 का उत्क्रमित प्रतिबाधा, इसको उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखो क्या निकलेगी, Z12 ZR, इसके लिए अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो इसका मान क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो अब देखिए बस लैंग्वेज, इसको 0 कर देंगे तो Z12 की वैल्यू क्या आएगी, I2 को इसके नीचे ले आइए तो V1 बटे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। और लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जब I2 को 0 किया है तो हमने क्या लगाना, पोर्ट 2 को खुला रखने पर। और जब I1 को 0, इसी को 0 करोगे तभी तो यहाँ पे Z12 का मान निकलेगा। I2 कहाँ ले जाओगे, इधर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी V1 बटे I2, 0 हो गया। इसको 0 करने के लिए यहाँ लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी, जब इसको हमने 0 किया तो लैंग्वेज क्या लिखी थी, पोर्ट 2 को खुला रखने पर। अब हम क्या लिख देंगे, पोर्ट 1 को खुला रखने पर, बस हो गया। तो जो पोर्ट 1 को खुला रखेंगे उस कंडीशन पर हमें जो उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा है उसका मान ज्ञात हो जाए। फॉर्मूला क्या रहता है उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा का, V1 बटे I2, यानी निवेशी जो वोल्टता होती है और धारा कौन सी होती है, निर्गत धारा, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, हम उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, इसके बाद समीकरण 5 से इसकी वैल्यू भी आएगी और इसकी वैल्यू भी आएगी। अब हम किसका यूज करेंगे, समीकरण 6 का यूज करेंगे। ये आप देखिए समीकरण 6 से, समीकरण 6 से देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 6 से किसकी वैल्यू, Z21 की। अच्छा, अभी हमें Z21 को बताया कौन सी होती है, Z21 अग्र अंतरित प्रतिबाधा है, ठीक है। यही आपको पिछली वीडियो लेक्चर में तो इसका और उसका जो चेंज हो गया था वो आपको ठीक कर देंगे। समीकरण 6 से Z21, इसको बोलेंगे ZF, क्या बोलेंगे इसको, ZF, यानी कि अग्र अंतरित प्रतिबाधा, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ऊपर से, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। पोर्ट 1 का खुला, पोर्ट 1 को अगर आप इस प्रकार से लिखोगे, पोर्ट 1 खुला हुआ है तो कौन सी धारा का मान 0 होगा, I1 का। और पोर्ट 2 खुला हुआ है तो किस
किसका जीरो होगा, I2 का, ठीक है। और पोर्ट 1 खुला हुआ तो I1 का, और पोर्ट 2 खुला हुआ है तो किसका होगा, I2 का, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अब Z21 की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, Z21 की। तो Z21 अभी हमने आपको बता दिया, ZF इसको हम कह सकते हैं, ZF यानी अर्ध अंतरित प्रतिबाधा, इरको। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, F, उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो समीकरण 6 से तो हम इसको यूज करें, समीकरण 6 से Z21 की वैल्यू निकालिए, किसको जीरो करना पड़ेगा, I2 को जीरो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वैल्यू निकल क्या जाएगी, V2/I1। और जब I2 को इधर जीरो करोगे, समीकरण 6 को अगर देखेंगे, दूसरा स्टेप बराबर के राइट साइड में दूसरा स्टेप क्या I2 वाला है, Z22 I2, तो I2 को जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोर्ट 2 को खुला रखें, खुला रखें, ठीक है। अर्थात I2 बराबर क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बस ये वैल्यू आ गया। लास्ट कौन सा बचा है, Z22 को क्या लिख सकते हैं, दूसरा ZO, निर्गत प्रतिबाधा। समीकरण 6 से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V2 रहेगा अपॉन I2, यानी दूसरा वाला स्टेप से हमने Z22 की वैल्यू निकाली है। पहले वाले स्टेप को जीरो करना पड़ेगा, और पहले वाले स्टेप में जीरो किसको करना है, धारा I1 को, और धारा I1 को जीरो करने के लिए क्या लिखी जाएगी, पोर्ट 2 की जगह क्या जाएगा, पोर्ट 1 को खुला रखने पर। ये जो पोर्ट 1 और 2 की बात हो रही है, कौन सी पोर्ट है, ये चतुर्थ टर्मिनल चालक, जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है उसके पोर्ट जो होते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि कोई 2 टर्मिनल मिलकर क्या बनाते हैं, एक पोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ उन्हीं पोर्ट की बात हो रही है कि आप 4 टर्मिनल नेटवर्क के हम प्राचल पढ़ रहे हैं, और 4 टर्मिनल नेटवर्क का मतलब है 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाते हैं, और बाकी 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाते हैं। तो जो निवेशी टर्मिनल जो 2 होते हैं वो निवेशी पोर्ट बनाते हैं, और निर्गत जो होता है वो निर्गत टर्मिनल क्या बनाते हैं, निर्गत पोर्ट बनाते हैं। 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनता है, ठीक है। तो पोर्ट 1 को खुला रखना है, अर्थात I1 क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जरा यहाँ पर कि Z11, और इससे पहले भी जब हमने सॉल्व किया था तो वहाँ भी हमने इसकी वैल्यू लिखवाई थी। अब मैच करा लीजिए, सबकी वैल्यू सेम होगी, ZI, ZR, ZF और ZO सभी के मान कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू समान है तो यानी कि ये हमारे क्या है, जेड प्राचल समीकरण कहलाते हैं। अब देखो सारणिक रूप में और लिख सकते हैं इनको, कि सारणिक रूप में हम इन्हें किस प्रकार लिखेंगे, सारणिक रूप में लिखने पर सारणिक रूप में लिखने पर देखिए किस प्रकार लिखेंगे, V1 और ये बराबर Z11, Z12, Z21, Z22, और इधर क्या है I1 और I2। लोग के नियम में भी तो लिखा था ना, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 सारणिक के रूप में लिखने पर, इसलिए तो समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। तो ये सारणिक रूप यहाँ पर आ जाएगा। इसको और एक स्टेप थोड़ा सा बस हो गया, V1 और V2 सेम रहेगा। इनकी वैल्यू इनको दूसरे रूप में भी तो लिख सकते हैं, कैसा, ZR, वो ZI, और ये ZR, और ये ZF, और ये ZO, और इधर सेम रहेगा I1 और ये I2। ये हो गया आपका जेड प्राचल, ओके। इसको नोट कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट प्राचल पढ़ते हैं।
अब एक प्राचल आपने पढ़ लिया, अब पूरी जो आगे के दोनों जो प्राचल है लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी एक को आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, एक को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दूसरों को। देखिए जरा, दूसरा है आपका कौन सा है, याद कीजिए, लघुपथित प्रवेशिता प्राचल। लघुपथित प्रवेशिता प्राचल या क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जेड प्राचल, वो बाई प्राचल। इससे पहले क्या था हमारा, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, या शॉर्ट में क्या बोलते थे उसको, जेड प्राचल बोलते थे, ठीक है। और ये है आपका लघुपथित प्रवेशिता प्राचल या बाई प्राचल, है ना। चलिए इसको स्टडी करते हैं। बस 2-3 लाइनें जो थ्योरी की उसमें लिखी गई थी वो इसमें भी देखें। वहाँ हमने अगर जेड प्राचल की बात करोगे तो कौन से दो चरों को हमने स्वतंत्र माना था और कौन से दो को परतंत्र। कुल 4 चर तो है ना, V1 V2 I1 और I2। V1 V2 क्या है, V1 क्या है, निवेशी वोल्टता, V2 क्या है, निर्गत वोल्टता, I1 क्या है, निवेशी धारा, I2 क्या है, निर्गत धारा। तो उन्हीं चारों के आधार पर इन तीनों प्राचलों को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इससे पहले हमने जेड प्राचल के लिए क्या किया था, बस ये लाइन आपको मेन ध्यान रखनी है, बाकी कैलकुलेशन सेम है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। जेड प्राचल में हमने V1 और V2 को क्या माना था, परतंत्र माना था। क्या माना था हमने V1 V2 को परतंत्र, और I1 I2 को क्या माना था, स्वतंत्र माना था। ये था ना जेड प्राचल के लिए। अब ठीक इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी बाई प्राचल ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि I1 और I2 को तो परतंत्र मान लेंगे और V1 V2 को क्या मान लेंगे, स्वतंत्र। चलिए लिखिए इस चीज को, इस प्राचल को ज्ञात करने के लिए प्राचल को ज्ञात करने के लिए V1 V2 को स्वतंत्र चर, V1 V2 को स्वतंत्र चर तथा I1 I2 को, V1 V2 को क्या माना हमने, स्वतंत्र चर, और I1 I2 क्या मान लेंगे, परतंत्र चर। इसमें उल्टा हो गया ना जेड प्राचल से, इसमें ठीक उल्टा है, परतंत्र चर मानते हैं। अतः सेम पूरी कैलकुलेशन सेम है। I1 इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, V1 V2। परतंत्र और स्वतंत्र का मतलब हमने वहाँ बताया था। परतंत्र का मतलब है जिनके मान दूसरों के मानों पर निर्भर होते हैं, और स्वतंत्र क्या होता है, जो स्वतंत्र होते हैं इनके जो मान होते हैं वो दूसरे चरों के मानों पर निर्भर नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब परतंत्र और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, ठीक है। ये तो यहाँ पर I1 I2 क्या है, परतंत्र माने हैं। डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है वो, V1 और V2 पे। अब V1 और V2 के तो फंक्शन है I1, V1 और V2 का जो मान होगा उसी के आधार पर I1 का मान निकलेगा, बदलता रहेगा। V1 और V2 के मान बदलते रहेंगे और I1 और I2 के मान भी क्या होंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार I2 बराबर, I2 इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ क्या है, V1 एंड V2। इक्वेशन नंबर क्या है, 2 आ गई, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को पूर्ण प्लस रूप में लिखने पर समीकरण 1 व 2 को पूर्ण अवकलन रूप में लिखेंगे।
पूर्णक के रूप में लिखे इसको, तो पूर्णक के रूप में लिखे क्या आता है, जैसे इसमें पहले लिखा था ना सेम वैसे है, डी आई वन बराबर डेल आई वन अपॉन डेल वी वन। वी वन पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जाएगा डी वी वन। ये मैथमेटिकल लाइन है, ये मैथ में आप पढ़ते हो, गणितीय रूप है ये, ठीक है। डी वी वन डेल आई वन अपॉन डेल वी टू और ये आ गया आपका डी वी टू। ओके, समीकरण डाल दिया इसको हमने 3। क्या समीकरण डाल दिया इसको हमने 3। अब इसी प्रकार डी आई टू के लिए हो जाएगा, डी आई टू के लिए क्या हो जाएगा, डेल आई टू अपॉन डेल वी वन और डी वी वन, ठीक है, प्लस डेल आई टू अपॉन डेल वी टू और ये डी वी टू। ये क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ठीक। ये डेल है और ये डी है, ये ध्यान रखना, ये आंशिक अवकलज है, ये पूर्ण अवकलज है, ये एक मैथमेटिकल गणितीय रूप है, उसको हमने यहाँ पर लिखा है। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी कौन सी, 4, ठीक है। अब वही जो लाइन लिखेंगे, यदि प्रत्यावर्ती संकेतों के मान अत्यल्प हैं तो समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण बाद में लिखेंगे, पहले प्रत्यावर्ती संकेत कौन कौन से हैं, V1 V2 I1 I2, ये प्रत्यावर्ती संकेत ही तो है, इन्हीं की बात हो रही है। यदि प्रत्यावर्ती संकेतों के मान अति अल्प कोटि के हों तब समीकरण, यदि प्रत्यावर्ती जो संकेत हैं V1 V2 और I1 I2 उनके मान अति अल्प हैं ऑलरेडी पहले से, तो उनके आधार पर समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तब समीकरण 3 व 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको देखो आप नोट कर लो, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए जरा, अब इधर हटा दो ना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए जरा, समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए जरा, पूरा आ जाएगा I1 अपॉन V1 और ये आ गया V1। वही गलती दोबारा नहीं कर देनी है, V1 से V1 कैंसिल मत करिएगा, ठीक है, प्लस I1 V2, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो I1 बराबर आपका ये जो वैल्यू है, वहाँ पर क्या था, ठीक उल्टा था ना, V1 ऊपर था और यहाँ क्या था I1, तो इसको हमने क्या लिख दिया था Z11। यहाँ पर अपोजिट है, तो यहाँ पर इसको अब चूंकि हम कौन सा प्राचल पढ़ रहे हैं, वायु प्राचल, तो यहाँ Z ही क्या है, Y11। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर यहाँ से हो गई, पता क्या, कि जब हम Z प्राचल पढ़ रहे थे, प्रतिबाधा प्राचल, तो ये V1 ऊपर था और I1 नीचे था, यानी इसको हमने Z11 लिख दिया था। और प्रवेशिता प्राचल में क्या हुआ, I1 ऊपर चला गया और V1 नीचे। मतलब ये हुआ कि प्रवेशिता और प्रतिबाधा दोनों ही एक दूसरे की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, ठीक है। प्रवेशिता और प्रतिबाधा एक दूसरे की कैसी होती हैं,
विरुद्ध समानुपाती होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो ये बी बाई वन वन, ये बी वन आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं बाई वन टू, और ये क्या आ गया बी टू, इसको समीकरण नंबर क्या डाल दिया 5। ओके, अब इसी प्रकार समीकरण 4 को देख लेते हैं। आई टू बराबर क्या आ जाएगा आई टू अपॉन बी वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वन से बी वन कैंसिल नहीं करेंगे, प्लस आई टू अपॉन बी टू, यहाँ क्या आ गया बी टू आ गया। ये समीकरण 4 को लिखा है हमने, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से लिख लीजिए, आई टू बराबर क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बाई टू वन, और ये क्या आ जाएगा आपका बी वन, इसको क्या लिख सकते हैं बाई टू टू, ये क्या आ जाएगा बी टू। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देखिए ध्यान से। अब सारी कहानी कहाँ से हमने लेनी है 5 और 6 से। सेम ग्रुप आ गया ना, वहाँ Z11 Z12 Z21 Z22, यहाँ क्या है Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 5 और 6 में जो Y11 Y12 और Y21 और Y22 हैं, इन्हें हम प्रवेश्यता प्राचल कहते हैं, ठीक है। समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है कि Y11 Y12 Y11 Y12 Y21 तथा Y22 प्रवेश्यता प्राचल या बाई प्राचल कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो मान ज्ञात करके इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अच्छा, इनको मैं इधर लिख दे रहा हूँ अलग से, है ना, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से देख लेंगे। 5 और 6 सिंपल है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, 11-12 गिनती है केवल। बाई V2 I2 बाई 2 ये है, ठीक है। अब इधर का ये हम हटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, जिनके मान निम्न प्रकार ज्ञात, ये जो लाइन है ना, इसी के बाद हम वो लाइन लिखेंगे, जिनके मान निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए समीकरण 5 और 6 आपके पास नोट है, मैंने यहाँ पर ही नोट कर लिया, ठीक है। किसकी वैल्यू सबसे पहले समीकरण 5 से हम लेके चलेंगे, समीकरण 5 इन दोनों को निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 6 को उठा लेंगे। तो समीकरण 5 सबसे पहले Y11 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि Y11 की वैल्यू निकालने के लिए ये स्टेप क्या करना पड़ेगा 0, और इसमें 0 क्या हो सकता है B2 जैसे वहाँ I2 0 किया था तो क्या लिखा था हमने थ्योरी में कि पोर्ट 2 को क्या करने पर, खुला रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर I2 तो है नहीं, क्या है B2 है, वोल्टेज है, करंट नहीं है, तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, क्या होगी, इसी को जब 0 करेंगे तब ये स्टेप पूरा 0 होगा, ठीक। और ये जब 0 होगा तो यहाँ से Y11 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी B1 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा Y11 और Y, ठीक है, ये आ गया। Y11 क्या बोलेंगे, एफओ याद है ना, उसी के हिसाब से Y11 और Y वैल्यू क्या देगी I1 अपॉन B1, इसको बोलेंगे निवेशी प्रवेश्यता, क्या बोलेंगे इसे, निवेशी प्रवेश्यता। अब उसको हम 0 किया है, B2 को 0 किया तभी तो वैल्यू इसकी आई है Y11 की, तो उसके लिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में ये लिखेंगे
ध्यान सबने दिया, पोर्ट B2 की बात हो रही है, B2 का मतलब पोर्ट 2 की बात हो रही है, तो पोर्ट 2 को लघुपथित करने पर, लघुपथित करने पर अर्थात B2 बराबर 0। वहां क्या था, खुला रखने पर, और यहाँ पर क्या है, लघुपथित करने पर, तब हमें वोल्टेज V2 का मान क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ क्या था हमारा, बोर्ड 2 को खुला रखा था तो हमने किसकी वैल्यू 0 की थी, I2 की वैल्यू। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस प्राचल का नाम भी तो यही है, लघुपथित। देखिए ध्यान से, इसमें इस शब्द से यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, लघुपथित प्रवेशिता प्राचल, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपका, लघुपथित आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप y11 का हमने निकाल लिया, y12 y21 y22 का निकाल के आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार